हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आपको हम पढ़ा रहे थे क्लास 10th का साइंस। इसके पहले आप बेसिक सी जानकारी आप पढ़ चुके हैं, यानी प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं और दर्पण क्या होता है, और दर्पण में कौन कौन से दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब जानकारी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और एक चीज़ और, आप अगर नए व्यूअर हैं तो आपको इसी के नीचे इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यानी वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप अगर पूरा वीडियो नहीं देखें तो इसके पहले वाला पीछे से देख लीजिएगा और आसानी से आपको समझ में। और मैथ का भी इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। और जितना आपको अगर पढ़े होंगे ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मैथ्स में और साइंस में। तो आइए जहाँ तक हम पढ़े थे उसके आगे पढ़ते हैं। आज हमें जो पढ़ना है इसी से थोड़ा सा संबंधित है कि गोलीय दर्पण, हमने पिछले दिन आपको बताया ही था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। वो अच्छे से सीख भी चुके थे और समझ भी चुके थे। आज हमें पढ़ना उसी से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा पढ़ते हैं और इनको समझते हैं, क्योंकि हमारे लिए परिभाषा जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले कहा गया गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो लिखा हुआ है दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से लिखते हैं। यानी जो गोलीय दर्पण होता है उसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, इसको P से लिखते हैं। चलिए फिगर के द्वारा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो यही देखो कहा गया कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो ये इतना बड़ा गोलीय दर्पण होता है, तो बताया गया कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता था। तो देखो ये कांच का ऐसे खोखला गोला काट दिया, इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पेंट कर दिया गया और पेंट करने के बाद ये दर्पण बन गया। तो M1 M2 क्या इनका द्वारक है, और द्वारक से जब यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक मध्य बिंदु क्या आता है, P आता है। तो यही मध्य बिंदु क्या है, दर्पण का ध्रुव है। ये किस में, अवतल में हो जाएगा। सेम इसी प्रकार उत्तल में देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक दर्पण का द्वारक इतना हुआ पहला, क्योंकि कांच के गोले को काटकर अंदर वाले पेश को कलई कर दिया गया या पॉलिश कर दिया गया। तो देखो इसका बिंदु यहाँ पर P आ रहा है, तो दर्पण क्या ध्रुव हो जाएगा, यानी दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन पढ़ते हैं। वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से लिखते हैं। ठीक, देखिए अभी कहा गया कि गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होगा, क्योंकि हमने यही तो बताया था किसी खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है। तो आप देखो ये खोखला गोला काटकर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया गया, तो दर्पण बन गया। तो इसका केंद्र कहाँ पर था, यही C तो है, क्योंकि अवतल दर्पण में अगर उत्तल बन रहा था तो ये देखो इसका C है। तो यही कहा गया खोखले गोले को काटकर, यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो यहाँ C जो है वो क्या है, वक्रता केंद्र, और ये जो C है वो वक्रता केंद्र है। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। अगला के मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर, यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर, तो अगर दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे PQ यानी मुख्य अक्ष है। तो दर्पण का जो ध्रुव होता है, ध्रुव भी आपने जान लिया, और क्या जान लिया, वक्रता केंद्र C से, यानी C से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए फिगर में देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये C है और ये क्या है, P है। तो इन्हीं से कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ पे भी देखो ये हो गया C, तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ से ये पूरा क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ तक जो ये पूरा खींचा गया ये भी मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष ऐसे आगे तक हम बढ़ा सकते हैं, दूर तक भी बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या है, मुख्य अक्ष है। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। ये दोनों आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर अगला देखते हैं, वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे कैपिटल R से लिखते हैं। क्या होगा, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको फिगर में। इस फिगर में देखो यहां से यहां तक आप देखो दर्पण का ध्रुव क्या है, P है, और वक्रता केंद्र क्या है, C है। इन्हीं के बीच की दूरी, यानी यहां से यहां तक की दूरी, ध्रुव से और P के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस साइड देखो यहां से हुआ तो ये क्या हो जाए, राइट साइड वक्रता त्रिज्या आर से लिखते हैं तो ये कहां तक मिला, यहां तक। यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको जरूरत पड़ेगी। ये भी आप ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से लिखते हैं। यही कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें हैं, जब परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात कह रहा है कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है जाती हुई प्रतीत होती है, दो ही शब्द है, होकर जाती है जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और एक चीज और, अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस बनता है और उत्तल दर्पण में आभासी फोकस बनता है। चलिए इसका अभी स्क्रीनशॉट ले, आगे देखते हैं इसका फिगर। ये आपके सामने दिख रहा है कि सेम ऐसे दिखाया गया, ये फिगर है इसका। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, अवतल दर्पण, यानी ये वाला जो लिखा हुआ है ये कैसा है, अवतल दर्पण, और ये कैसा है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो गया। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, आप देखो अभी कहा गया मुख्य अक्ष के समांतर, तो प्रकाश किरणें कैसे आई, ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष यही तो है, सी और पी से। अभी हमने कहा कि इससे जो होकर जाएगी सी और पी से, तो उसी को तो हम क्या मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष ये हो गया, तो एक प्रकाश किरणें ये चली आए और दूसरी ये चली आए और तीसरी ये। तो ये देखो परावर्तन जब हुआ तो परावर्तन होने के पश्चात कहाँ से एक बिंदु एफ मिल रहा है, यहीं से क्या होकर जा रहे हैं। तो वही कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। जैसे दूसरे में देखो यहां से प्रकाश, तो ये कैसा है, दर्पण है, तो दर्पण के दूसरी तरफ नहीं जा सकती, तो ये क्या कहा, अपसरित कर दिया, यानी एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया, और ये क्या कहा, फैला दिया। जब ये फैला दिया तो इनको जब पीछे बढ़ाए तो यही लग रहा है कि बिंदु एफ से होती हुई प्रतीत हो रही, यहां तो वास्तव में निकल गई, लेकिन यहां से परावर्तन के पश्चात जाती हुई प्रतीत होती है, या यहीं से देखो निकलती हुई भी बोला जाता है कि एफ से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं, क्योंकि यहां से एफ है और एफ है, यही दोनों को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। तो यहीं से प्रकाश किरणें जैसे समांतर आएंगे तो या तो एफ से होकर जाएंगे या इस तरह एफ से। अब एक चीज देखो, इसमें वास्तविक फोकस इसलिए है क्योंकि यहाँ डॉटेड नहीं है, रियल लाइनें बन रही है, तो ये वास्तविक फोकस हो गया। तो अवतल दर्पण में जो फोकस बनता है वास्तविक, और उत्तल दर्पण में जो फोकस बनता है मुख्य फोकस वो आभासी बनता है। आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा और ये आसानी से याद भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन ये हो गया, और इसमें नहीं था और फोकस दूरी, सेम उसी में अभी पीछे परिभाषा हमने पढ़ा था, उसी में दिखा कि दर्पण के ध्रुव, और कह रहा है कि मुख्य फोकस के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस दूरी, इसे एफ से लिखते हैं। चलिए दिखा देते हैं इसी में। आप देखो यहां से यहां तक ये दर्पण का ध्रुव हो गया P और F, तो इन्हीं के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो देखिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी की फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी बाएं साइड बन रहा है, और इसमें देखो यहां से अगर देखा जाए कि यहां तक की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं, तो ये राइट साइड बनता है। तो ये दोनों भी आपको समझ में आ गया। अगला, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। यदि कोई दर्पण हो तो उसकी फोकस दूरी अभी आप पढ़ ही चुके थे, तो फोकस दूरी यही बताएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या भी पीछे पढ़ चुके, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इन दोनों में संबंध क्या होता है, तो याद रखिएगा कि फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2, अर्थात F बराबर R/2 ये लिखा जाता है।
सिंपल सा एक सी परिभाषा और दे सकते हैं, वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगर आपको परिभाषा देना है तो वो आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो ये देखो भाग कर दिया कि नहीं, वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। या अगर इसको हम गुणा करा दें तो हम एक और लिख सकते हैं, आर बराबर कितना, 2f। अब दूसरी परिभाषा वक्रता त्रिज्या को बोल सकते हैं कि फोकस दूरी, तो f है तो ये दुगनी दूरी, फोकस दूरी के दुगनी दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ऐसे दो परिभाषा हम बना सकते हैं, आपको ऐसे बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगले क्लास में जब पढ़ोगे तो परिभाषा आपको ऐसे बनाए रट नहीं सकते। तो छोटी छोटी परिभाषा ऐसे क्या बनाया था, वक्रता त्रिज्या 1/2 का मतलब आधा, तो वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को फोकस दूरी। अब देखो यहाँ पे फिर फोकस दूरी के दुगना, 2 से गुणा करा दिया गया, तो फोकस दूरी के दुगनी दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, ये भी पेपर में आपको पूछा गया है। चलिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं। अब दर्पण तो अभी हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है, कि दर्पण में संबंधित कुछ परिभाषाएं भी पढ़ लिया, लेकिन इससे अब हम प्रतिबिंब कैसे बनता है दर्पण में, क्योंकि आपने कहा था आप रोज कॉलेज जाते हो, रोज कॉलेज जाते समय सबसे पहले अप टू डेट होते हो, मतलब अपना बाल कंघी सब कुछ करते हो, तो आप किसके सामने करते हो, शीशे के सामने आकर। तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसी प्रतिबिंब को समझते हैं और सीखते हैं बनाना। देखिए लिखा हुआ प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब को, चलिए देखते हैं, जब दर्पण की किसी वस्तु को वस्तु जैसा ही दिखाए तो उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जब कोई दर्पण ले लें और किसी, यानी दर्पण हो किसी वस्तु का वस्तु जैसा ही प्रतिबिंब दिखाए, यानी कह रहा वस्तु को वस्तु जैसा ही दिखाए तो उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल सा, आप अपने घर पे जो दर्पण आपका लगा उसमें जब आप चेहरा अपना देखते हो तो चेहरा तो बदल तो जाता नहीं, जैसा दिखते वैसे ही तो रहता है। या हम कोई वस्तु ले ले, वो दर्पण में देखे हूबहू जिस रंग रूप में होती उसी रंग रूप में दिखती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो अभी हमने कहा कि आप दर्पण के सामने खड़े हो जाते हो, जैसा आपका चेहरा होता है वैसे ही आप दिखते हो, या जिस रंग रूप का कपड़ा पहने होते हो, रंग का जैसे कपड़ा उसी कलर में, ना कि कलर आपने येलो रखा है तो वो आपको पहन रखा है तो व्हाइट दिख जाए, ऐसा नहीं होता। तो वही इसमें कहा गया कि किसी दर्पण किसी वस्तु को वस्तु जैसा ही दिखाए तो उसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु का रख दे तो उसी रंग रूप का वस्तु हमें दिखाई देने लगता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। चलिए एक डिफिनेशन और पढ़ लेते हैं। ये तो या करके लिखा हुआ, ये पहली हो गई। दूसरी डिफिनेशन आसान सी देखते हैं, किसी वस्तु या प्रकाशिक स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, जो प्रकाशिक स्रोत जिससे प्रकाश निकल रहा है, निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु या प्रकाशिक स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। या दो प्रकार का होता है, वास्तविक और आभासी होता है। ये तो आपको डिफिनेशन नहीं समझ में आई होगी, बट आपको अभी हम अच्छे समझा देते हैं। क्या कहा गया इसमें, एक वस्तु हो या प्रकाशिक स्रोत हो, उससे जब प्रकाश किरणें निकलती है तो परावर्तन के पश्चात, तो यही कहा गया दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर उस वस्तु या प्रकाशिक स्रोत का प्रतिबिंब बनता है। चलिए थोड़ा सा हम दिखाते हैं इसका, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। और प्रतिबिंब ये है, देखो ये है, अगर सपोज कर लीजिए ये कोई प्रकाश वस्तु था, यानी ये प्रकाशिक वस्तु था या कोई वस्तु था, ये प्रकाश किरणें यहाँ से चली इस पे और दूसरी यहाँ निकली, तो ये जहाँ पर निकल रही हैं तो ओ डैश का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आई डैश बन रहा है। तो यही कहा गया किसी वस्तु से चलने वाले, इससे प्रकाश किरणें गई, जब यहाँ से दर्पण पहुंची ए से परावर्तन तो ऐसे चली गई, और दूसरी किरणें फिर निकली तो दूसरी किरणें निकलने के पश्चात फिर इसका पुनः परावर्तन हुआ। जब ये पुनः परावर्तन हुआ तो ये दोनों परावर्तित किरणें एक बिंदु पे जहां पे मिली, तो यहां पर देखोगे बिंदु ओ डैश का प्रतिबिंब कैसे पर बना, आई डैश बना। आई डैश से हमने क्या किया कि मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया, आई डैश, यानी ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बन गया। तो ये चीज कह रहा है कि प्रतिबिंब हमें इसी पढ़ना है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर पहले बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। तो ओ डैश का प्रतिबिंब कितना, आई डैश बन गया। तो जब इस पर लंब डालते तो वस्तु की लंबाई हमें पता चल जाती है। चलिए तो अभी हमने बताया, और थोड़ा सा पहले इसमें पढ़ ले, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक दूसरा आभासी। तो अब हम पढ़ते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो अभी हमने दिखाया था वो प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक था, लेकिन पढ़ लो आसानी से। अभी पीछे परिभाषा जो बताया प्रतिबिंब का, उसी परिभाषा में छिपी हुई है परिभाषा। कह रहा है किसी वस्तु या प्रकाशिक
किसी वस्तु या प्रकाशिक स्रोत से निकलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव रूप में मिलती है तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रकाशिक स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। और कह रहा है यह प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता और यह सदैव उल्टा बनता है। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और इसको क्या कर सकते हैं, पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, क्या कहा गया कि परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव रूप में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और सेम यही चीज हमने कहा, परिभाषा छिपी हुई थी, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, इसको हटा दीजिए। तो कह रहा है जिस बिंदु पर वास्तव रूप में मिलती, यही तो कहा गया, तो उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का या प्रकाशिक स्रोत का प्रतिबिंब बनता है। तो इसी में परिभाषा छिपी हुई थी। अब हमने यहाँ पे अलग थोड़ा सा कर दिया, केवल क्या ले लिया, जिस बिंदु पर वास्तव रूप में मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु या प्रकाशिक स्रोत का प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और ये पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये सदैव कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो देखो यहाँ पर एक प्रतिबिंब दिखाया गया, ये प्रकाश किरणें चली, कहीं डॉटेड लाइनें आपको नहीं दिखती हैं प्रतिबिंब, तो हमेशा याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब। ये प्रकाश किरणें ऐसे गई, परावर्तन के पश्चात फिर इस दिशा में चली गई, यानी अब से दूसरी प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से गई, जैसे गई वैसे वापस लौट आई। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनना है, यहाँ पर वास्तविक बनना। उल्टा कैसे, ये ऊपर की ओर और यहाँ पे देखो आई डैश नीचे की ओर बन रहा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, वास्तविक, और इसका उल्टा प्रतिबिंब। तो अभी हम प्रतिबिंब का आगे बताएंगे नियम कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो केवल आप जान जाइए कि वास्तविक कैसे, उल्टा। तो यहाँ पर देखो डॉटेड लाइनें नहीं, इसीलिए क्या ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो आगे अभी हम बताएंगे प्रतिबिंब बनने के नियम में, तो आप समझ जाओगे प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए फिर पढ़ लेते हैं आभासी प्रतिबिंब। कह रहा है किसी वस्तु या प्रकाशिक स्रोत निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अभी हमने कहा जिस बिंदु पर वास्तव रूप में मिलती है, इसमें क्या कहा है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती उस बिंदु को उस वस्तु का प्रकाशिक स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कैसा, आभासी, यहीं पर रहेगा, ये आभासी रहेगा, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जाए, यह सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो सेम एक फिगर हम दिखाते हैं आपको, ये इसमें देखो वो ओ डैश एक प्रकाश किरणें थी, दर्पण के पीछे नहीं जा सकती है, तो दूसरी किरणें पहली वक्रता केंद्र से, दूसरा फोकस से। तो आप देखो यहाँ पर ये कैसा बनना है, डॉटेड लाइनें खींची गई है, यानी इसमें जो खींचा गया वो डॉटेड लाइनें खींची गई। जब डॉटेड लाइनें कभी भी खींची जाए तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बताता है, आभासी प्रतिबिंब बताता है। ये जरूर याद रखना। तो यही कह रहा प्रकाश की किरणें यहाँ पर क्या एक बिंदु पर मिलती है, वास्तव में नहीं मिलती रही, क्योंकि अगर ये डॉटेड लाइन ना होती तो वास्तव मिल जाती, लेकिन यहाँ वास्तव में नहीं, आभासी रूप में मिलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो ये पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, याद रखना। इसकी केवल फोटो ली जा सकती है। जो आप कैमरे में हमेशा मोबाइल में फोटो खींचते हो तो हमारा वो कैसा होता है, हमेशा जो होता है वो एक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो कैमरे में फोटो लेते हैं या मोबाइल में फोटो लेते हैं, वो दोनों कैसा प्रतिबिंब होता है, सदैव आभासी प्रतिबिंब होता है। तो हम समझ लिए कि दर्पण हो, कौन कौन से दर्पण है, और दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भी हमने समझ लिया। इसके बाद प्रतिबिंब बनते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के आपको बता दें, ये भी आप सीख लिए, और कैसे एक पर्दे पर लिया जा सकता है और एक पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि कौन सा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब कि आभासी प्रतिबिंब में से कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर लिया जा सकता है। तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिएगा कि हाँ ये वाला आंसर होगा वास्तविक या आभासी। जो होगा आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। ऐसे आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए, यानी साइंस का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। बस धीरे धीरे आपको वीडियो मिलती है, और पढ़ते रहिए अच्छे से और मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।